चलो ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर हमारे पास है वर्क और एनर्जी। हमने देखा था कि वर्क डन बेसिकली हमने डिफाइन किया था इसको कैसे, एफ डॉट एस से। एफ क्या था, बेसिकली फोर्स था। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये हमें पता है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, इसका इसका इसके पीछे का कारण जो है वो बेसिक स्लिम में मैंने बताया था कि फोर्स, जैसे मान के चलो हमारे पास ये ब्लॉक है, ठीक है, ये मान के चलो हमारे पास एक ब्लॉक है। आपने क्या किया, इस पे फोर्स लगा दिया समथिंग इधर, और डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है इधर। तो ऐसे केस में फोर्स तो हम लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन जिधर फोर्स लगा रहे हैं क्या उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ताकि हम मुझे पता चल पाए कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की तरफ है। बात को समझो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि हम डॉट प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि हमें यह पता चले कि फोर्स का कितना कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ है। तो आपको अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है तो एफ बराबर फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट इनटू एस। एफ पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि फोर्स का वो कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। पैरेलल, ठीक है, इसका मतलब ये हो, तो ये हम समझ चुके हैं। अच्छा, मैंने एक छोटा सा कल एक क्वेश्चन भी दिया था। हमने ये कहा था कि मुझे ये बताओ कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है। ए डॉट बी का क्या मतलब होता है? ए डॉट बी का मतलब होता है बेसिकली कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास अगर बी है, तो ए का कितना कंपोनेंट बी की तरफ, इसीलिए इसी को हम निकालते हैं ए डॉट बी से। डॉट प्रोडक्ट का ये सिग्निफिकेंस था, तो ये भी हमने देख लिया था। चलो, तो बेसिकली वर्क डन को हमने डिफाइन किया। वर्क को कैसे डिफाइन किया कि अगर कुछ फोर्स लगा रहे हैं और कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है। किसके कारण वर्क हो रहा है बेसिकली, तो वो फोर्स के कारण वर्क हो रहा है। किस फोर्स के कारण, तो भैया इस फोर्स के कारण जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सब दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है, जो है या इस सामने है। बस इतने में ही दिमाग लगाना, ज्यादा अंदर तक सोचना नहीं है। अभी जो भी सोचना होगा मैं बताऊंगा कैसे सोचना है, ठीक है। तो बताओ, सिंपल है, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क हो गया, बहुत बढ़िया। आते हैं थोड़ा सा हम इस चीज को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक सिंपल सा। अभी वर्क वर्क को ना डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है कि डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस सिंपली हम डिफाइन करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। क्या है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी? थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर डिटेल में अंदर घुसेंगे एक एक चीज की। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, क्या होता है भैया काइनेटिक एनर्जी? अच्छा, हम जब देखते हैं किसी नॉर्मली किसी चीज को, तो अगर मान के चलो सामने वाला चीज में मोशन है तो हम कहते हैं कि यार इसके पास मोशन है, मतलब एनर्जी है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास v वेलोसिटी से ये जा रहा है, इसका मास है m, तो हम कहते हैं कि इसके पास एनर्जी है, तभी तो ये v से मूव कर पा रहा है। तो वो एनर्जी जो मूवमेंट के कारण आई, जो एनर्जी जो कि वेलोसिटी के कारण आ रही है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है, मूवमेंट के कारण जो एनर्जी आ रही है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, मूवमेंट नहीं होगा तो कोई एनर्जी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, हो सकती है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो जब मूवमेंट होगा और एनर्जी की बात करेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी तो मस्ट ही है। अगर वेलोसिटी नहीं रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं कहेंगे। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को मैं डिफाइन करता हूं हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे डिफिनेशन देते हैं, 9th में ही पढ़ा था हमने इसको और यहाँ पे भी पढ़ लिया।
हाफ एम वी स्क्वायर। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास m मास है, v वेलोसिटी है, तो हम कहते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। आई होप कि सब कुछ साउंड आ रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक, चलो। लगे हाथ हो काइनेटिक एनर्जी की जब बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या दिमाग में लेके चलना है कि एक वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी हो पाएगा काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। बहुत बढ़िया, सिंपल। चलो लगे हाथ, तो एक छोटा सा टॉपिक मुझे बताओ। ये मोमेंटम का नाम हमने सुना हुआ है, इसको डिनोट करते थे पी से। पी बराबर लिखते थे मास इंटू वेलोसिटी। मैंने कहा था कि मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है मैंने उस टाइम पे समझाया था। अभी इसको हम जोड़ के देखते हैं काइनेटिक एनर्जी से क्या है ये, तो अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली देखो इसको ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी से जोड़ के हम देखते हैं। एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। पी स्क्वायर इजकल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। कर सकते हैं, सिंपल है। इसको क्या करो, डिवाइड कर दो 2 से। वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2। थोड़ा और आगे चलो, जब इतना कर ही दिए तो डिवाइड कर दिए, तो मास से डिवाइड कर दो। तो हाफ को बाहर निकालो, मास से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मास कैंसिल, हाफ एम वी स्क्वायर। अरे यार यही तो काइनेटिक एनर्जी है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी क्या आई है भैया, काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, वेयर पी क्या है, पी इज मोमेंटम। तो क्या मोमेंटम दिया रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे, बिल्कुल। तो बेसिकली मोमेंटम था तो क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, इसीलिए वो इम्पैक्ट हो रहा था वहां पे। जो हमने देखा था किसी का सर फूट गया था, किसी का कुछ भी हो रहा था, तो क्यों हो रहा था, क्योंकि मोमेंटम था वहां। चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और मैं हल्का सा इसको दूसरे फॉर्म में लिख दो। इसको दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं थोड़ा इधर उधर करके। मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m बराबर पी स्क्वायर, या फिर P बराबर रूट अंडर 2 इंटू मास इंटू के। तो ये दोनों कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। समझ में आ रहा है, सिंपल। कभी के ही देके पी पूछ लेता है, कभी पी देके के ही पूछ लेगा, पूछेगा नहीं तो इसका यूज हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन में देखेंगे कि डायरेक्ट यूज पे डायरेक्ट द वैल्यू गेट द रिजल्ट टाइप का हमारे पास क्वेश्चन हैं, हमारे पास बहुत सारे। चलो ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, स्लाइड को पीछे कर देता हूँ। चलो आ जाओ। तो बेसिकली हमने देख लिया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अच्छा, फिर से एक बार वर्क के पास वापस आते हैं, वर्क के पास वापस आते हैं। वर्क के पास सबको दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं है किसी को नहीं दिख रहा हो? ठीक है, दिख रहा होगा सबको। चलो ठीक है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो बता दो या मैसेज कर दो फोन पे, ठीक है। किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैसेज कर देना फोन पे, मैं तुरंत उसको रीचेक कर दूंगा, बता देना। चलो वर्क, अभी मैंने कहा कि वर्क बराबर बेसिकली हमारे पास जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, लेकिन ये तो बच्चों वाली बात हो गई ना। चलो ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो बच्चों वाली बात नहीं हुई, ये तो हमने अभी पढ़ा था, एफ डॉट एस। क्या होगा अगर फोर्स हमारे पास वैरी करता हो? तो पहला, इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, मतलब क्या कि डिस्टेंस के साथ फोर्स वैरी कर गया, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस के साथ फोर्स क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो आओ निकालते हैं। तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू अब डिफाइन करते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा अच्छे से
जो dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ, ऑब्वियसली एफ जो है हमारे पास वेरिएबल है, डॉट ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक, मान के चलो S1 से लेके S2 तक चला गया पार्टिकल, ठीक है। वर्क कितना हुआ, तो 0 से लेके W तक समथिंग जो भी वर्क हुआ, तो ये हम डिफाइन करते हैं कब, जब फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स वेरिएबल है, ठीक है। ये सबसे जनरल आप इसको मान के चलो, किसी भी केस में क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट। दूसरा केस, अब एग्जांपल करेंगे समझ में आ जाएगा। केस 2, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अरे भाई तो सिंपल पिछला वाला केस, बिना घबराए, वर्क डन बराबर सिंपल, इसको देखो डिफरेंशिएट करो अगर, तो एफ बाहर निकल जाए, कांस्टेंट है ना तो बाहर निकल जाएगा, सॉरी डिफरेंस इंटीग्रेट करो तो एफ बाहर निकल जाएगा। जैसे एफ बाहर निकलेगा, ds का s, s2 माइनस s1 कितना, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब बेसिकली s, f इंटू एस, सिंपल। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो सिंपल ही कर देना। अगर फोर्स समथिंग फंक्शन ऑफ x समथिंग फंक्शन ऑफ दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में पुट करेंगे, अभी पता चलेगा। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, तुमको पता चलेगा, ठीक है। रुक जाओ, क्वेश्चन खोज रहा हूँ, क्वेश्चन बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बढ़िया नहीं रहा तो मजा नहीं आएगा करने का, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी पहले बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। इधर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एक बक्सा है यहाँ पे, ब्लॉक बॉक्स, जिसका मास है m, मास कितना है इसका m, सरफेस पे रखा हुआ है, बॉक्स है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस बॉक्स पर एक आदमी जो है, एक आदमी को बनाता हूं मैं, देखो पता नहीं कैसा बनेगा आदमी, तो समझ लो कि एक आदमी है जो खींच रहा है, ठीक है, ये आदमी है, थोड़ा सा अजीब बन गया, कोई बात नहीं, ये आदमी इसको खींच रहा है, ठीक है, और दूसरा आदमी जो है, दूसरा आदमी जो है बेसिकली इसको धकेल रहा है। ये ऐसा ही आदमी होता है हमारे फिजिक्स में, तो घबराने की बात नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। तो आप अगर जनरली देखो तो कैसे पुश करते हो, आप ऐसे करके धकेलते हुए आगे लेके जाते हो किस चीज को। तो बेसिकली मैं फोर्स के टर्म में लिखता हूँ थोड़ा सा, कि ये जो आदमी है ना, वो धकेल जो रहा है, वो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, समथिंग ऐसे करके, ऐसे धकेल रहा है, और जो खींचते हुए ले जा रहा है वो बेसिकली ऐसे खींच रहा है, ठीक। मान लेते हैं 45 डिग्री पे ये भी ऊपर खींच रहा है, और ये यहाँ से 45 डिग्री पे ये धकेल रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल फंडा, ठीक। ये जो खींच रहा है बेचारा, ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, और ये जो धकेल रहा है ये भी 10 न्यूटन से धकेल रहा है। 10 न्यूटन मत लो, रुको, 10√2 न्यूटन ले लो, 10√2, ठीक। ये खींच रहा है, अपना खींच के उठा के ले जा रहा है बॉक्स को। तीसरा फोर्स एक mg का फोर्स लग ही रहा है यहाँ पे, एक फोर्स F1 लग रहा है, एक फोर्स F2 लग रहा है, तीसरा फोर्स mg लग रहा है। और इसने क्या किया, ब्लॉक को खींच के डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मान के चलो 5 मीटर। वह तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, पहला क्वेश्चन में पहला चीज कैलकुलेट, कैलकुलेट पहला, कैलकुलेट करना पहला,
वर्क डन बाय, पहला के एक ही क्वेश्चन ही है बेसिकली, पहला क्या वर्क डन बाय ईच एंड एवरी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल लिखा हूं मैं, एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या होगा, कैलकुलेट करो उसको, करो। कोई है जो कर सकता है, बता सकता है, बताओ। एक काम करो उत्कर्ष, तुमको तुम्हारे स्क्रीन पे बेसिकली तुम लिख तो नहीं सकती हो, मुझे वीडियो ऑन करके दिखाओ तो क्या आया है तुम्हारा आंसर। ओ लैपटॉप पे चल रहा है क्या? लैपटॉप पे चला तो छोड़ दो फिर, क्योंकि साउंड तुम्हारा बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, बात ये है, थोड़ा नजदीक आके बोलो। ग्रेविटी से 0 होगा mg जो है। हाँ वो तो बहुत सिंपल, आधा नहीं बोला है। चलो ठीक है, हाँ। तो एक पहला फोर्स हमारे पास mg है, उसके कारण तुमने कहा 0। दूसरा फोर्स हमारे पास एक F1 भी तो है, तीसरा F2 भी तो है, सबके बारे में बताओ यार, एक साथ बताओ तभी तो होगा। देखो हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है और आंसर क्या आएगा, ठीक, बताओ, सब कुछ बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सब कुछ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। F1 का है 50 जूल्स। 60 60 50 50 50, एक ने बता दिया 50, बाकी लोग भी बताइए। और F2 का है 50√2 जूल्स। चलिए बस मुझे कंफ्यूजन है पॉजिटिव और निगेटिव में। बस, तो कंफ्यूजन होगा, गलत अगर हो गया तो गलत बोलूंगा मैं उसको, तो कंफ्यूजन अगर है तो फिर आपको पूरा कंफ्यूजन को दूर करके तुमको आंसर बोलना चाहिए, तो वहां पे तो ऑप्शन दिया रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिया रहेगा, अपना मस्त से कर लेना, सही गलत जो भी है, ठीक है, करो करो करो, शायद F2 का निगेटिव होगा। शायद, शायद की कोई जगह नहीं होती यहाँ ठीक है निगेटिव कर दीजिए F2। पक्का निगेटिव कर दूं? अगर हाँ पक्का कर दीजिए। देख लो फोर्स का डायरेक्शन और उसका डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो पता नहीं, मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा। देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करें या फिर कोई बोलना चाहता है आंसर और इसको अपडेट करना चाहता है क्या कोई? सिंपल देखो ना यार, दो फोर्सेस हैं, डिस्प्लेसमेंट देखो, फोर्स का डायरेक्शन देखो, खत्म खेला। मैं देखो एक सेकंड में करता हूँ इसको, देखो भैया 10√2 फोर्स है हमारे पास, दो फोर्सेस हैं, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर हुआ डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? 5 मीटर। पहला फोर्स F1 किधर लग रहा है भैया? यहाँ लग रहा है, 10√2 फोर्स का वैल्यू है, एंगल 45 डिग्री। दूसरा फोर्स भैया किधर लग रहा है? दूसरा फोर्स लग रहा है यार इधर, चेंज करो कलर, कलर को इधर करो, दूसरा फोर्स लग रहा है इधर 45 डिग्री, इसका वैल्यू 10√2 है भाई। तो इसके कारण सिंपल, पहले ये हमारे पास F2 है, ये हमारे पास F1 है, F1 के कारण देखो
10√2 इंटू 5 इंटू कॉस 45, कॉस 45 होता है 1/√2, तो 10 है 50 जूल। 10√2 F1 10 10√2 है, देखो मैंने लिखा तो है 10√2। एक 10 अच्छा ठीक है, तुम अपना करेक्ट कर लेना, रुक जाओ। दूसरे का भैया, दूसरे का भी सेम लग रहा है, 10√2 इंटू 5 इंटू कॉस 45। अरे कांस्टेंट फोर्स है तो सिंपल ही कर दो ना, सोचना ही क्या। 50 जूल। और कोई फोर्स है क्या? mg भी तो है, तो mg तो दोस्त यहाँ लग रहे हैं, mg सर तो नीचे की तरफ है, mg सर तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो mg के कारण देख लो, mg इंटू 5 कॉस 90। अरे यार ये तो जीरो हो गया, खत्म। तो पहला ये हमारे पास आ गया F1, F2 के कारण ये आ गया, यही मैं पूछ रहा था। आप लोगों को 50-50 जोड़ा है दोनों का, सिंपल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करें, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं बताओ दिव्या, तुमको समझ में आया? हाँ। चलो ठीक है, तो कर लेना चाहिए क्वेश्चन, आगे चलते हैं। सिंपल, जैसे कि मान के चलो एक अगला एग्जांपल लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। एक अब थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो बढ़ाते हुए चलते हैं, अभी तो बच्चा वाला क्वेश्चन कर लिए हड़बड़ी में। एक हमारे पास ये पुल्ली है, मासलेस, ठीक है, मासलेस पुल्ली है, और इसमें से स्ट्रिंग लटका हुआ है, दो ब्लॉक ऐसे करके गया स्ट्रिंग ऐसे करते हुए, और एक का मास है 1 kg, एक का मास है 2 kg, दो ब्लॉक है, लटका हुआ है। तो कह रहा है कि इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, if the system is released from rest, find the work done by a string, find work done by a string, ये जो स्ट्रिंग है, वो जो स्ट्रिंग दिख रहा है ना, ये स्ट्रिंग, उसमें जो टेंशन होगा उसके कारण, find work done by a string on both block in 1 second। 1 सेकंड में कितना काम होगा स्ट्रिंग से, ये निकालना है, जल्दी बताओ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के साथ थोड़ा थोड़ा सोचते हुए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। और किसी को अगर क्या कहते हैं आंसर बोलने में दिक्कत हो रहा है तो लिख भी सकता है ग्रुप पे, चैट ऑन है, चैट ऑन है, ठीक है? बताओ जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल बात। बोलने में दिक्कत तो लिखिए, लिख भी सकते हैं दोनों का। किसी को नहीं आ रहा है वॉइस तो बता दो, उसका भी समस्या है, दोनों मतलब हर समस्या का समाधान करूंगा। आ रहा है तो अच्छी बात है। चलो और देखता हूँ कुछ बढ़िया क्वेश्चन हो तो। अभी हम लोग बेसिक बेसिक ही करेंगे।
अच्छा इस बार जो संडे को टेस्ट होगा ना तो गुड, T1 40 जूल, T2 40 माइनस 40 जूल। 200/9 जूल और दूसरे का मास होगा 200 माइनस 200/9 जूल। मास की वर्क, वर्क देखते हैं। और इसमें उत्कर्षा ने लिखा है 40 जूल माइनस 40 जूल। गुड, देखते हैं अभी इस चीज को देख लेते हैं किसका सही है किसका गलत है। उत्कर्षा का 40 जूल और ये दिव्या का आया था ये। और कोई नहीं बोलना चाहेगा? मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आ जाइए मैच कर लेना। ठीक है अनीसा और वो प्रिंस, देख लेना क्या हुआ। इस ब्लॉक को छोड़ दिया, छोड़ा तो क्या होगा, बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे हम लोग अच्छे से। क्या है, mg इधर लगेगा, समथिंग समथिंग याद है? बिल्कुल नहीं याद है। अरे क्यों नहीं याद होगा यार, तो सिंपल तो बात है। ये 2 kg का ब्लॉक है, इसका mg इधर लग रहा होगा, टेंशन ऊपर लग रहा होगा। ये 1 kg का ब्लॉक है, उसको टेंशन ऊपर खींच रहा होगा, इसका mg कितना, तो इसका इसका mg जो है 1 × 10, तो 10 न्यूटन नीचे। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ध्यान से, तो इसका मान लेते हैं यहाँ तो एक्सलेशन हो ही रहा होगा ऑब्वियसली, बड़ा भारी ब्लॉक है तो नीचे की तरफ आ ही रहा होगा। ये एक्सलेशन से ए से नीचे जा रहा होता है, ये से ऊपर जा रहा है। तो अगर मोशन के बारे में लिखना है तो 20 माइनस इसका कितना आएगा, 20 न्यूटन ना, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 × ए। और उधर देखो तो t माइनस 10 इज इक्वल टू 1 × ए। दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन को जोड़ो तो क्या आ जाएगा, बेसिकली हमारे पास कट जाएगा, ये आ जाएगा 10 बराबर 3a। तो एक्सीलरेशन हमारे पास बेसिकली आ गया 10/3। बहुत बढ़िया, एक्सीलरेशन पता है, इनिशियली रेस्ट पे था, तो s बराबर निकल जाएगा ut प्लस हाफ टी स्क्वायर करके, सेकंड टी टाइम टी का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेकेंड। अरे यार बिल्कुल गड़बड़ा रहे हैं क्या, रुको क्या क्या मैं बोल दिया जल्दी जल्दी में। टी का वैल्यू 1 सेकेंड दिया हुआ है, एक्सीलरेशन हमारे पास 10/3 है, u 0 है, इनिशियली रेस्ट पे छोड़ा था, तो s बराबर ut 0 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना a × t स्क्वायर। तो भैया s तो 10/6 आ गया, s कितना आ गया 10/6, मतलब ये 10/6 नीचे चला गया होगा, ये 10/6 ऊपर चला गया होगा। देखो ध्यान से, एक पुल्ली नीचे गई, एक पुल्ली ऊपर चली गई 10/6 से। टेंशन की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं क्या, ए की वैल्यू पुट करो किसी भी एक क्वेश्चन में, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 10/3, तो ये तो 40/3 आ जाएगा यार टेंशन की वैल्यू। बताओ तो दिव्या, हाँ, आता है। हाँ यहाँ हाँ तक 40/3 तक आता है टेंशन। बहुत बढ़िया। हाँ तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो इसका देखो, जिधर टेंशन उधर डिस्प्लेसमेंट, इस ब्लॉक के लिए जिधर टेंशन उधर मतलब 40/3 × 10/6 अगर करो तो 400/18, तो 200/9 जूल, ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस। और इसके कारण निगेटिव वर्क डन, क्यों, क्योंकि टेंशन भाई साहब इधर लग रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है इधर, तो कॉस का एंगल 180, तो इसका मतलब क्या, निगेटिव वर्क डन। तो यहाँ देखो, तो ये भैया 40/3 और यहाँ पे भी सेम। तो मुझे बताओ उत्कर्षा, तुमने कहाँ पर ऐसा झोल कर दिया कि 40 न्यूटन मैंने तुम्हारा। डिस्प्लेसमेंट 3 निकाल दिया था। हाँ हाँ वाह वाह। तो उसका क्या, उसका कुछ है ये मतलब उपाय है उसको ठीक करने का? जो उपाय है देख लो, खुद से ठीक कर लो उसको। क्यों ऐसा किया, गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, मतलब नहीं करना चाहिए तुमको। जैसे तुमको बराबर होते रहता है, इस मिस्टेक को थोड़ा सा ठीक करो, ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक तो पहले ही कंसेप्ट बहुत टफ हो जाता है, ऊपर से कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे
अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है बताओ, किसी को कोई समस्या हो? ठीक है निशा, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो मान के चलता हूँ। ठीक है, कोई चैट में लिख दो अगर नहीं वॉइस आ रहा है तो। हाँ बहुत बढ़िया, चैट में भी लिख सकते हैं। एक्चुअली में चैट में ही लिखना ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो सब बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अच्छी बात है, चैट में ही लिखिए। मतलब अगर प्रॉब्लम होगी तो पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम आते हैं बेसिकली जो एक क्वेश्चन दिया था कल, उसके बारे में। कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने, लास्ट टाइम फोटो खींच के भेजा था, एग्जांपल नंबर 3। क्या था इसमें? सिंपली फोर्स दिया हुआ था और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, तीनों दिया हुआ था वेक्टर के टर्म में। वेक्टर का सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं दिखता, फोर्स दिया हुआ था बेसिकली हमारे पास आई कैप प्लस 3j प्लस 4k। और डिस्प्लेसमेंट कहां से हुआ? तो पहला पॉइंट दिया हुआ है P1 से P2 पे चला गया पार्टिकल। पहला पॉइंट है 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, और P2 है भाई 2 मीटर, -3 मीटर और 1 मीटर। तो अब मुझे बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और अब क्या कैसे निकालेंगे वर्क कैसे निकालेंगे आप? अभी किस फॉर्म में दिया हुआ है? बेसिकली ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है वर्क, 3 डायमेंशन फॉर्म में दिया हुआ है, 3D फॉर्म में दिया हुआ है। तो 3D फॉर्म में अगर दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो, अब इसको देख के आप कीजिए। आ गया तुम्हारा उत्तर? सा लिखो तो चैट में। हाँ आ गया। हाँ कितना आया आंसर? -12 जूल्स, कल ही आ गया था। -12 और किसी का इस बात से कोई डिसएग्री करता हो? इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? वेक्टर लिखना आता है क्या? वेक्टर लिखना नहीं आता है? लिखूं क्या वेक्टर? P2 - P1 कर दो, वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। P2 - P1 करते जाओ, वेक्टर आ जाएगा। कैसे करेंगे? चलो लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट S बराबर क्या होगा? S बराबर क्या है बेसिकली P2 - P1, दो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, 2i कैप -3j कैप प्लस 1k कैप, ये है P1। इसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस करना है? -1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। तो अगर माइनस करो इसको तो देखो 3i कैप -3 -2 -5j कैप और 0k कैप। तो ये आया हमारे पास S। देखो तो दिक्कत तो नहीं है इसमें, S की वैल्यू ये आ गई। अब S ये है, फोर्स है I134। फोर्स हमारे पास क्या है? 1 3 4। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? I को I से करो, 3 - 15 प्लस 0 -12 जूल। उत्कर्षा बिल्कुल सही इस बार निकल चुकी है, और 1 रुपया भी नहीं जीत पाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो किसी का कट गया था बीच में, शायद दिक्कत हो रहा है किसी को तो बताओ, प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो। समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताइए, कुछ भी करके बताइए। देखो नहीं बताना है तो ही बताओ। चलो ठीक है, बहुत 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 बढ़िया, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, कर चुके हैं। अब आ जाते हैं बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, एक और क्वेश्चन। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट लिख लो, मैंने अभी सॉरी वो तो करवा दिया मैंने, वेरिएबल फोर्स कर दिया। एग्जांपल पे आ जाते हैं, एक एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सबको ठीक से नोट करके लिखना है। अभी हमारे पास क्या है, एक सब टॉपिक करके है, उसे पढ़ा दिए हैं। तो वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, ये बता चुका हूं, इसी पे एग्जांपल है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से जाएंगे। तो करो भाई, तो हमारे पास सिंपल ही है, तो एक फोर्स है, एग्जांपल नंबर 4 कर रहा हूं। एक फोर्स बेसिकली हमारे पास है
7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये एक बॉडी पे जब लगता है जिसका मास है, बॉडी का मास दिया हुआ है 2 kg, इस बॉडी पे वो फोर्स लगा, जब वो लगा तो बॉडी जो है x इक्वल टू 0 से चला गया x इक्वल टू 5 पे। बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, लिखा मतलब मैं लिखा नहीं हूं लेकिन वही मतलब है कि बॉडी मूव फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 to find work done by force। बताओ क्या होगा? हाँ जैसे जो भी करना है जल्दी करो, फुर्ती दिखाओ। जल्दी करो, इस चैप्टर को हमको जल्दी जल्दी खत्म करना है। इसका तुरंत बाद सर्वपुरा मोशन, इस बार टेस्ट जो लूंगा ना मैं संडे को, तो उसमें हो सकता है कि हम लोग इस चैप्टर को कवर नहीं कर पाए संडे तक, तो क्योंकि हम सर्वपुरा मोशन भी साथ में करेंगे तभी जाकर हो पाएगा, तभी टेस्ट लूंगा साथ में। बहुत बढ़िया। 135 जूल इसने निकाला, 135 जूल। प्रिंस राम ने बता दिया है 135 जूल, और अनीसा महतो ने भी 125 जूल बोला है, 125 जूल। और दिव्या राम ने भी 135 ही जूल बोला है। क्या सबसे बन जाएगा क्या इस बार ये? और हमारे पास अभी भी एक कैंडिडेट पीछे हैं। तो 2 आंसर पता। अनीसा मुझे लग रहा है कि तुमको प्रॉब्लम हो गया इसमें, क्योंकि तुम 10 पीछे हो। मुझे लग रहा है 2 आदमी बोल रहे हैं बहुमत का शासन है लोकतंत्र, तो मैं तो लोकतंत्र के हिसाब से जाऊंगा, तो मैं तो कह दूंगा कि 135 ही सही है। हाँ बस 135 चलो मान लेते हैं कि अनीसा ठाकुर ने भी सही कर दिया। ठीक है, अब उत्कर्षा बताओ तुम्हारा आ रहा है कि नहीं अभी? हम ही सॉल्व करें, चलो ठीक है करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं ही कर देता हूँ। इंटीग्रेशन है, देखो पता है तुम फिर यहाँ पे तुम्हारा गलती मतलब जो है कमजोरी निकल के सामने आ गया। क्या कमजोरी निकला है तुम्हारा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तुमको नहीं आता है, अब देखो फंस गए फिर यहाँ पे। क्यों फंसे? बस इंटीग्रेशन के कारण फंसे। क्या बोले थे? वर्क डन बराबर हम एफ डॉट डी एक्स कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 5 तक। वर्क डन बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन। अगर इस तरह का अगर वेरिएबल है तो 0 से 5 भैया 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब आ जाइए मैदान में, आइए फील्ड खाली कीजिए। 0 से 5, ठीक है, तो मैं करता जाऊंगा। और पहले देखो 7 का होता है 7x, खत्म, माइनस 2, x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, खत्म, 0 से 5 प्लस 3, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई 3। अब कैसे कर रहा हूँ ये, भूल गई हो क्या? बताओ, आना चाहिए उत्कर्षा, घबराने की बात नहीं है, ये बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, मैंने बताया था। नहीं ये आता है x to the power n+1 by n+1। तो फिर तो गलती क्यों हुआ फिर? देखो ये हो गया 35 माइनस 2 कट गया, ये 3 कट गया, 25 प्लस 3 कट गया ना, सॉरी कट हो गया है, क्यों मैं लिख रहा हूँ इसको, 125
तो ये हमारा है 10 + 125 = 135। इसी 10 को शायद इसको 25 मान के अनीशा ने घटा के अपना मस्त परचम लहरा दिया था, लेकिन 135 हो गया जूल। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। फोर्स वेरिएबल रहेगा तो कैसे जाएंगे, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से जाएंगे हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अलावा कोई और तरीका तो है नहीं हमारे पास। कांस्टेंट रहेगा तभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल है तो कब मल्टीप्लाई करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, किस वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई करें, तो भाई इंटीग्रेट कर दो ना पूरा का पूरा। बहुत बढ़िया। इस चीज से एक बात खुल के सामने आ जाती है, राज एक खुल रहा है तो बहुत दूर तक जाएगा बात ये चला जाएगा दूर तक कि बेसिकली हमने अभी कहा वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन f.dx है, यही कहा हमने। तो बेसिकली अगर आपके पास फोर्स और x का कोई कर्व दिया रहेगा, और इस तरह का मान लो कर्व है जहां पर कि समथिंग इस तरह का ग्राफ बना हुआ है f और x का, तो ये क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया। पहला लाइन जो इंटीग्रेशन के बारे में बताए थे यही बोले थे हम, इंटीग्रेशन मतलब होता है एरिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x = x1 से x2 तक के बीच का अगर वर्क डन पूछूं तो क्या करोगे, बस एरिया निकाल देना। तो एक नोट डालो और लिखो, नोट पहले ये डायग्राम बनाओ और ये एरिया लिखो, ये सब लिखो और फिर लिखो स्टेटमेंट एरिया लिखो। पहले मतलब पहले नोट डाल के इसको लिख दो, लिख देता हूं क्या है, द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व will give work done। ठीक, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व will give work done। ठीक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, बहुत ही बढ़िया से हमने इसको समझ लिया है। तो एक एग्जांपल उसका भी कर लेते हैं। आज हम लोग बहुत तेजी से खत्म करेंगे चीजों को बिना घबराए हुए। असाइनमेंट कल असाइनमेंट दे सकता हूँ, आज नहीं। कल पढ़ने के बाद हम लोग असाइनमेंट करने के लायक बन जाएंगे। तो 20-25 क्वेश्चन है, असाइनमेंट भेजूंगा। चलिए, तो इसको कीजिए अच्छे से, मतलब इसको नोट कर लिए अच्छे से। एक एग्जांपल करता हूं मैं, सिंपली इसको समझते हैं। इस चीज को लिख लिए होंगे, तो चलो लिख लिए। एक एग्जांपल है, क्या एग्जांपल में सोचता हूँ थोड़ा सा। एग्जांपल नंबर ये 4 या 5 जो भी है पता नहीं, जो भी नंबर दे देना, आपने देख लेना पीछे वाला कौन सा है, उसके हिसाब से नंबर ले लेना। तो मैं मान लेता हूँ 5 का, पता नहीं सही है गलत, चौथा भी हो सकता है। एक फोर्स और एक्स का एक कर्व दिया हुआ था। दिया क्या हुआ था कर्व, बेसिकली थोड़ा सा यार ये तो सिंपल सा है तो मजा नहीं आ रहा है, कुछ करते हैं इसमें तूफानी। ये कर सकते हैं, फोर्स जो है ना डायन में दिया हुआ है। डायन पता है, फोर्स का यूनिट होता है किस सिस्टम में, MKS सिस्टम में। इस तरह से बना हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। बता दिया हमने। बोल रहा है कि फोर्स है ऐसे डायन में दिया हुआ है ये, और इसका वैल्यू है आपका, इस दोनों छत का वैल्यू है 10 और ये 20। डाइन है, लेकिन डाइन है। तो वर्क डन कितना होगा, किसमें, पहले तो जूल में बताओ, और दूसरा MKS सिस्टम में क्या बोलते हैं वर्क को, वो भी बताओ। क्या बोलते हैं वर्क को,
एमके सिस्टम में अर्ग, ERG। हाँ, तो दोनों में बताओ, इस नीट सब में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है। चलो बताओ, डायन को कन्वर्ट करना न्यूटन में, कितना डायन बराबर कितना न्यूटन, ये सब तो पता होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेनली तो ट्रिग्नोमेट्री है, मेन एक ही कंसेप्ट है, डायन को न्यूटन में कन्वर्ट करना। तो कर लेंगे इसको, करो अपने से करो, और मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, जो भी आंसर आएगा इसको अपना देख लेना, क्योंकि इसमें भी सॉल्व करूं कुछ है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली, टेंस वाला। एक ही है कंसेप्ट कि डायन को कैसे हम चेंज करेंगे, क्या कहते हैं उसमें। अच्छा, ये मीटर में दिया हुआ है, तो सब ध्यान देना, इसको अगर अर्ग में निकालना है तो हमको डायन में तो है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, ये मीटर में है भैया। तो अगर आपको अर्ग में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, इसको लिख दो कितना, 100, 200, 300, 400, तो अर्ग में आ जाएगा। डायन तो है ही, और डायन और साथ में सेंटीमीटर तो अर्ग, और अगर न्यूटन न्यूटन और साथ में मीटर तो जूल। ठीक, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, मैथमेटिकल कर लेना इसको। ये क्वेश्चन में दे दिया, ये एरिया निकालना है, इसका आंसर बता देना। अगर अभी बता सकते हो जल्दी बता दो, 2 मिनट के अंदर, नहीं तो अगला कॉन्सेप्ट शुरू करता हूँ मैं, पूरा चीज बता चुका हूँ। 800 हर्ट्ज। रुको रुको, लिखो लिखो लिखो। देख लो दोनों, अच्छा आदमी बताओ तो, 800 कितना बोला, 800 अर्ग, किसी का फिर कटा है। लिखो जल्दी से। चलो अगला कॉन्सेप्ट करता हूँ।